चलो, जलवायु के टॉपिक में हमने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण शुरू किया था। और जलवायु वर्गीकरण में अभी तक पहला जो हमने आधार बनाया है वो है वार्षिक वर्षा की मात्रा। वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर सामान्य जलवायु वर्गीकरण किया गया। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, जो कि शुष्क से लेकर अति आर्द्र जलवायु तक के प्रदेश हैं। 2 प्रदेश अरावली के पश्चिम में बन रहे हैं, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके बाद में उपार्द्र अरावली के सारे और फिर अरावली से पूर्व में आर्द्र और अति आर्द्र। इसके बाद में जलवायु वर्गीकरण में अगला वर्गीकरण आपको पूछा जा सकता है। कोपेन के अनुसार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा जाए तो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में जो प्रारंभिक आधार बनाया था वो तो बनाया किसको? वनस्पति को। लेकिन उसके बाद में उसने जो अपने क्लासिफिकेशन को आगे उपभागों में और व्यापक आधार प्रदान किया, उसके लिए उसने तापमान और वर्षा के आंकड़ों का प्रयोग किया। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था उसमें उसने वर्षा और तापमान के आंकड़ों का प्रयोग किया है। पहले तापमान के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए बड़े जलवायु प्रदेशों के रूप में विभाजन किया और फिर उन जलवायु प्रदेशों को उपभागों में बांटने के लिए उसने वार्षिक वर्षा की मात्रा को आधार बनाया। कोपेन के वर्गीकरण में देखा जाए तो सबसे पहले उसने जो वनस्पति को आधार बनाया है उसी बात को हम समझते हैं। वर्गीकरण में वैसे तो आपको सिर्फ एक कोपेन के वर्गीकरण से, क्योंकि 4 प्रदेश उसने बनाए हैं तो 4 नाम याद करने हैं, इस आधार पर तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन कई बार कोपेन का, थॉर्नवेट का, इन लोगों का आप पढ़ते हो तो आपस में मिक्स हो जाता है और परीक्षा में जब आता है प्रश्न तब हम जो भी नाम ABCD ऐसे रट के जाते हैं वो गलत हो जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम कोपेन के वर्गीकरण की पहले रूपरेखा देख लेते हैं। उसको हमें ज्यादा गहराई से ऐसे लिखना नहीं है, लिखेंगे तो हम जो 4 जलवायु प्रदेश बनेंगे उन्हीं के बारे में। लेकिन वो 4 प्रदेश बने कैसे, इस बारे में यदि देखा जाए तो कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के लिए सबसे पहले वनस्पति को आधार बनाया और वनस्पति को आधार बनाते हुए उससे पहले एक वनस्पति शास्त्री है जिसने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हुए 5 टाइप की वनस्पति बताई थी। कैंडोल नाम का एक वनस्पति शास्त्री है जिसने ये कहा कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले भागों में यहां जो वनस्पति पाई जाती है इसका उसने नाम रखा क्या? मेगा थर्मल। मेगा का मतलब है ज्यादा और थर्मल का मतलब है तापमान से, क्योंकि इस एरिया में सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकता है तो यहां पर तापमान ज्यादा होता है। तो यहां जो वनस्पति उगती है वो कौन सी है? अधिक तापमान में उगने वाली। तो नाम दे दिया उसको क्या? मेगा थर्मल। कर्क या मकर रेखाओं के आसपास के एरिया में जाएं तो इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है और
मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसको उसने नाम दिया क्या? जीरोफाइट। जीरोफाइट या मरुद्भिद। मध्य अक्षांशों के आसपास यदि चलें तो मध्य अक्षांशों में नए तापमान ज्यादा है और नए तापमान कम है, बीच का सा है। तो मध्य तापीय भागों के लिए वनस्पति का प्रकार उसने बताया मीजोथर्मल। देखिए, मेगा का मतलब ज्यादा और मीजो का मतलब मध्यम सा। तो मध्यम तापमान है, न ज्यादा है और न कम है। और उच्च अक्षांशों में चलेंगे तो यहां पर काफी कम तापमान मिलेगा और कम तापमान में जो वनस्पति यहां उगती है उसको कैंडोल ने नाम दिया था माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल अर्थात सूक्ष्म तापीय। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और थर्मल का मतलब तापीय। और ध्रुवीय भागों में जहां पर बर्फ जमी रहती है वहां जो वनस्पति उत्पन्न होती है उस वनस्पति को उसने नाम दिया हेकिस्टोथर्मल। ये सारा काम कोपेन ने नहीं किया, ये किया है एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री जिसका नाम था कैंडोल। आपको कैंडोल से कोई मतलब नहीं है वैसे, उससे मतलब कोपेन को था और कोपेन ने अपना काम कर लिया उससे। उसने उसके वर्गीकरण को पढ़ा और उसने बता रखा था कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो एक जैसी वनस्पति नहीं मिलती है, वनस्पति बदलती जाती है। क्यों बदलती है इस बात को आप ऐसे अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि कोपेन का प्रारंभिक वर्गीकरण अनुभव आधारित भी है। आप किसी एरिया में जाकर वहां के पेड़ पौधों को देखकर बता सकते हो कि इस एरिया में बारिश ज्यादा होती है या कम होती है। यदि आप किसी एरिया में गए वहां दूर दूर तक वृक्ष नहीं है या है तो भी कुछ कंटीली सी झाड़ियां सी हैं, ऐसी टाइप के कुछ वृक्ष हैं, तो आप क्या कहोगे, वर्षा ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है, पता चल जाएगा। आप किसी ऐसे एरिया में गए जहां बहुत सघन वनस्पति है, हरे भरे पेड़ हैं, तो उसको देखकर आप ये कहोगे कि शायद यहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब वनस्पति को देखकर जलवायु का आइडिया लगाया जा सकता है। अगर कैंडोल ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक 5 टाइप की वनस्पति है, तो इसका मतलब जलवायु भी कितने टाइप की है? फिर 5 टाइप की होगी। जैसी जलवायु वैसी वनस्पति। तो कोपेन ने कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को जलवायु वर्गीकरण में बदल दिया और उसके वनस्पति प्रदेशों को कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का नाम दे दिया। उसने कहा कि अगर 5 टाइप की वनस्पति है तो जलवायु भी कितने टाइप की है? 5 टाइप की। इस एरिया की जलवायु के लिए कोपेन ने नाम रख दिया ए। इस जीरोफाइट वाले क्षेत्र की जलवायु के लिए कोपेन ने नाम रख दिया बी। मध्य अक्षांशों में मध्यम तापमान मध्यम वर्षा पाई जाती है, वहां की जलवायु के लिए नाम रख दिया सी। उच्च अक्षांशों में सूक्ष्म तापीय जो जलवायु पाई जाती है उसके लिए नाम रख दिया डी। और ध्रुवों पर जो बर्फीले भागों में जलवायु पाई जाती है उसके लिए नाम रख दिया ई। तो कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में बदला, 5 जलवायु प्रदेश बनाए और उन 5 जलवायु प्रदेशों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से प्रदर्शित कर दिया, ए से लेकर ई तक। अब हमें ए, बी, सी, डी और ई इनका मतलब पता होना चाहिए। इनका मतलब पता है तो हम राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा उसके बाद में। ए का मतलब क्या है? वनस्पति तो यहां मेगा थर्मल है। थर्मल का मतलब तापमान से और मेगा का मतलब ज्यादा तापमान से, यानी उच्च तापीय वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है उसमें तापमान भी उच्च होता है और उसमें वर्षा भी उच्च होती है, यानी ज्यादा वर्षा और ज्यादा तापमान। इसका मतलब एक का मतलब है क्या? उष्ण और
आर्द्र। क्या मतलब है ए का? गर्म भी और आर्द्र भी। तापमान के आधार पर जलवायु गर्म है, लेकिन वर्षा के आधार पर देखा जाए तो कैसी है? आर्द्र है। अब आपको कहीं भी कोपेन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ए लिखा हुआ दिख जाए तो क्या समझ लेना है? ज्यादा तापमान ज्यादा वर्षा, अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु। राजस्थान में हम अप्लाई करेंगे इन सभी जलवायु प्रदेशों को, तो जहां पर उष्ण आर्द्र आपको मिलेगी वहां पर हम ए लिख देंगे। बी प्रकार का मतलब देखिए क्या है। बी टाइप की क्लाइमेट कर्क रेखा के पास और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास पाई जाएगी। ये हमने एक गोलार्ध का ही किया है। कौन से का? उत्तरी गोलार्ध का। दक्षिण में भी चलोगे तो नाम यही आने होते हैं, क्या? मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर समुद्र है, स्थल है ही नहीं, बहुत कम है, कुछ अक्षांशों तक की है। तो हम दक्षिण में नहीं दिखाकर केवल उत्तरी भाग में यहां पर वर्गीकरण कर रहे हैं। और बी वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? कर्क रेखा के आसपास का एरिया, जिसमें सूर्य की किरणें एक बार सीधी तो पड़ती हैं, तापमान बढ़ता भी है। इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है, अर्थात वर्षा कम और वाष्पीकरण ज्यादा। तो जहां भी कम वर्षा होती है और साल भर उच्च वाष्पीकरण की दशाएं बनी रहती है, उस एरिया के लिए हमें कैसी जलवायु लिखनी चाहिए? बी प्रकार की जलवायु लिखनी चाहिए। तो बी प्रकार की जलवायु का मतलब क्या है? शुष्क जलवायु, जिसमें वर्षा कम हो और वाष्पीकरण ज्यादा हो। तो शुष्क नाम आते ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि राजस्थान में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बी कहां लिखा जाएगा। हमें एरिया क्लियर हो जाना चाहिए कि ए तो कहां लिखा जा सकता है और बी कहां लिखा जा सकता है। उसके बाद में कभी भी कोपेन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपके दिमाग में इमेज फिट हो जाएगी, क्लासिफिकेशन यदि आप ढंग से देख लेंगे, सीक्वेंस देख लेंगे, तो उसके बाद में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बी का मतलब है शुष्क जलवायु। यहां से चले भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर, कर्क रेखा के आसपास वाष्पीकरण होता रहता है, बारिश बहुत कम होती है, मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है, कांटेदार वृक्ष, झाड़ियां, ये। तो वहां पर किस टाइप की क्लाइमेट बता दी कोपेन ने? बी टाइप की बता दी। और बी का मतलब है क्या? शुष्क। उसके बाद में मध्य अक्षांशों में चलेंगे तो तापमान न तो कम है और न ज्यादा है, यानी शीत ऋतु में कुछ नीचा भी जाता है, गर्मी में कुछ बढ़ता भी है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है। और ए का तो मतलब है पूरे साल भर ही टेम्परेचर ज्यादा रहे, लेकिन सी में साल भर ज्यादा नहीं रहता है, सर्दी में नीचा आता है और गर्मी में ऊंचा चला जाता है। ए वाले एरिया का तो मतलब उसने कहा था कि पूरे वर्ष किसी भी महीने में 18 से तापमान नीचा नहीं आए तो वो ए जलवायु है। 18 से नीचा आता है तब वो सी हो सकती है। यदि ठंडे महीने का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तो वहां पर फिर ए टाइप की क्लाइमेट नहीं होगी, वहां फिर कौन सी होगी? सी टाइप की क्लाइमेट होगी। तो सी का मतलब है मध्य तापीय, मध्य तापीय शीत उपार्द्र से लेकर आर्द्र प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाती है। यानी न तो तापमान ज्यादा है, न तापमान कम है, और न वर्षा की मात्रा ज्यादा है और न वर्षा की मात्रा कम है। तो सामान्यतः इसको मध्य तापीय उपार्द्र लिख देते हैं, मिड लेटीट्यूड सब ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट लिख देते हैं, जिसमें शीत ऋतु में तापमान नीचा जाता है। अब साथ में ये आप बात और देख सकते हो कि सर्दी का मौसम सूखा रहेगा और गर्मी के मौसम में बारिश होगी। तो इसके ब्रैकेट में आप ऐसा लिख सकते हो कि गर्मी में वर्षा और शीत ऋतु शुष्क। इसके ऊपर वाले प्रदेश में चलेंगे तो यहां की जलवायु है कैसी? सूक्ष्म तापीय, बहुत नीचा तापमान यहां पर जाता है, ये सूक्ष्म तापीय जलवायु। और ए वाले प्रदेश में यहां की जलवायु कैसी है? ध्रुवीय जलवायु।
तो कोपेन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी पृथ्वी पर बड़े जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5। उनको कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दिखाया है। कौन कौन सा? ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। बी का मतलब क्या है? शुष्क जलवायु। सी का मतलब क्या है? मध्य तापीय उपार्द्र प्रकार की जलवायु। डी का मतलब है शुष्क जलवायु, ये सूक्ष्म तापीय जलवायु। और ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु, जिसमें बर्फ जमती है तो सारी वनस्पति नष्ट हो जाती है और बर्फ वापस पिघलती है तो कुछ पेड़ पौधे वापस उगने लगते हैं। बहुवर्षीय पौधे वहां पर नहीं होते। अब इसी जलवायु वर्गीकरण को हम राजस्थान पर अप्लाई करना चाहते हैं। राजस्थान के मानचित्र पर यदि इस जलवायु वर्गीकरण को अप्लाई किया जाए तो अब हमारे पास जो 5 विकल्प हैं, क्या? ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से सबसे पहले सबसे ऊपर वाले विकल्प को देखिए, ई को। क्या आप राजस्थान में कहीं ई लिख सकते हैं? हैं? ध्रुवीय जलवायु कहीं नहीं है। कई कई बार आपको सर्दी के दिन में लगेगा सुबह सुबह कि हम ध्रुव पर बैठे हैं, लेकिन ऐसे दिनों की संख्या साल में 5, 7, 10 हो सकती है। ध्रुवीय जलवायु यहां पर नहीं है, तो ई कहीं नहीं लिखा जाएगा पूरे राजस्थान में। डी की अगर बात करें तो सूक्ष्म तापीय या डी भी कहीं नहीं लिखा जाएगा। आपके पास राजस्थान में लिखने के लिए 3 विकल्प हैं, क्या? ए, बी और सी। और इन लाइनों के सहारे हमने राजस्थान को बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में आपने बांटा है और आपके पास विकल्प कोपेन के अनुसार 3 ही जलवायु प्रदेश लिखने के हैं। इन तीनों में एक में ए आएगा, एक में बी आएगा और एक में सी आएगा। बताओ ए कौन से में आ सकता है? हैं? इसमें? हाँ, इसमें कई पश्चिम भी बता हुआ है। जो पश्चिम बता रहे हैं वो ये नाम पढ़े पहले। क्या लिखा हुआ है? आर्द्र। उष्ण आर्द्र, यहां पर तापमान भी ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा। उष्ण का तो मतलब सूर्य सीधा चमकता है यहाँ कर्क रेखा पर, और बारिश भी इस एरिया में ज्यादा होती है, तो यहां पर लिखा जाएगा क्या? ए। अब 2 विकल्प आपके सामने और हैं, बी और सी। ये बी कहां लिखा जाए? हैं? इस पूरे एरिया में क्या लिख सकते हो? बी। ये अरावली के पश्चिम वाला है, इसमें बी लिख सकते हो। और एक नाम आपके पास और बचा है, कौन सा? सी। तो इधर लिख सकते हैं क्या? सी। तो अभी तक के वर्गीकरण से थोड़ी सी हमें ये स्थिति क्लियर हुई कि दक्षिणी राजस्थान में कैसी जलवायु होगी? ए टाइप की। पश्चिमी राजस्थान में बी टाइप की और पूर्वी राजस्थान में सी टाइप की क्लाइमेट होगी। बाद में इसको एक साथ ही आप कर लेना और सीखना ज्यादा जरूरी है, प्रश्न कंफर्म आता है इसमें से। जलवायु वर्गीकरण में से कोपेन का ही चांस रहता है पूरा पूरा, और वो एक अल्फाबेट लिखेगा, ए टाइप या बी टाइप या सी टाइप, ऐसे कि ये जलवायु निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है। इस तरीके का प्रश्न किया जाएगा। तो दक्षिणी राजस्थान में कैसी जलवायु है? ए। पश्चिमी राजस्थान में बी और पूर्वी राजस्थान में सी। ए का मतलब उष्ण और आर्द्र, बी का मतलब शुष्क, सी का मतलब उपार्द्र है। बारिश न तो बहुत ज्यादा है और न बहुत कम है, तो ये शुष्क
और आर्द्र दोनों के बीच का प्रदेश है, तो इसको हमने कह दिया उपार्द्र। एक बात ध्यान रखना, अभी आपने जो वर्षा के वितरण के आधार पर सामान्य वर्गीकरण किया था, उसको फालतू में इसके अंदर मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहोगे हमने यहाँ अति आर्द्र लिखा था या हमने आर्द्र लिखा था, इसको उपार्द्र क्यों बोल रहे हो? तो वो अलग तरीका है और ये तरीका किसका है? कोपेन का। यहाँ आपकी नहीं चलेगी, यहाँ जैसा कोपेन कहता है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब फिर कोपेन ने ये कहा कि किसी एक जलवायु प्रदेश में, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, उसमें पूरे में एक जैसी क्लाइमेट नहीं पाई जा सकती। इस भूमध्य रेखीय प्रदेश के लिए आपने ए लिख दिया, लेकिन क्या भूमध्य रेखा के आसपास स्थित कर्क रेखाओं के बीच में, मकर रेखाओं के कर्क से मकर तक की इस पूरी पेटी में हर जगह एक जैसी क्लाइमेट है? क्योंकि ये ए तो आप जो दक्षिणी राजस्थान में लिख रहे हो, ये ए तो केरल में भी लिखा जाएगा, ये ए तो कर्नाटक में भी लिखा जाएगा। तो क्या दक्षिणी राजस्थान, केरल, कर्नाटक ये एक जैसे ही होंगे? और यही है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, उनमें भी लिखा जाएगा। तो उसने कहा कि इन प्रदेशों को उपभागों में उसने बांटा। ये जो सीमांकन किया, ये तो उसने तापमान के आधार पर कर लिया कि यदि पूरे साल भर हर महीना 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो ए जलवायु, यदि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक है तो बी जलवायु, यदि सभी महीने 18 से ऊपर नहीं हो, कोई महीना 18 से नीचा आए सर्दियों वाला, तो सी, और सर्दियों वाला जो 18 से नीचा आ रहा है वो यदि -3 से भी नीचा चला जाए तो डी, और पूरे साल भर सारे ही महीने 10 से नीचे आ जाएं तो कैसी जलवायु? ई जलवायु। तो ये तापमान के आधार पर उसने इनका सीमांकन कर दिया। फिर उसने वर्षा के वितरण के आधार पर इन जलवायु प्रदेशों को उपभागों में बांटना शुरू किया, और कोपेन ने सबसे पहले लिया ए जलवायु प्रदेश को। ए का मतलब उष्ण और आर्द्र है, लेकिन कोपेन ने यह कहा कि इस उष्ण आर्द्र में 4 टाइप की क्लाइमेट मिल सकती है। इसके साथ उसने कुछ छोटे अल्फाबेट का प्रयोग किया, जो क्या है? एफ, एम, डब्ल्यू और एस, छोटे अल्फाबेट। ए के साथ में एफ का प्रयोग करेंगे तो क्लाइमेट कैसी? ए एफ। एम का प्रयोग करेंगे तो ए एम, डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे ए डब्ल्यू टाइप की, और एस का प्रयोग करेंगे ए एस टाइप की। ये अल्फाबेट कैसे हैं? स्मॉल लेटर है। और पहले जो 5 ए से ई तक लिए वो कैसे हैं? कैपिटल लेटर है। इसमें स्मॉल और कैपिटल का भी बहुत लोचा है, इसमें गड़बड़ हो जाता है सवाल। तो ये स्मॉल लेटर है, ये कभी कैपिटल नहीं लिखा जा सकता, ये कैपिटल है। एफ का मतलब उसने समझाया कि यदि पूरे साल हर महीने में बारिश हो तो वहां की जलवायु होगी कैसी? एफ टाइप की। यानी एफ का मतलब है साल भर वर्षा। आप एफ का मतलब समझ लो फुल बरसात। कोपेन ने तो फुल नहीं बताया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एफ का मतलब क्या है? फुल। ए के साथ में एम का प्रयोग करें तो क्या? मानसूनी। और मानसूनी जलवायु किसी स्थान पर होगी या नहीं होगी, इसके लिए कोपेन ने एक फॉर्मूला लगाया कि किसी भी जगह की वार्षिक वर्षा का मान इस फॉर्मूले में रखो, और जितना मान आए उस मान से उस स्थान के सबसे सूखे महीने की वर्षा चेक करो। यदि सबसे सूखे महीने की वर्षा उस सूत्र के मान से ज्यादा है तब एम लिखना है, अन्यथा एम नहीं लिखना है। मान लीजिए सीकर में वार्षिक वर्षा 50 सेमी हो रही है, तो सीकर की 50 सेमी वार्षिक वर्षा का हमने मान फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग सूत्र में आपके पास मान आ गया 3 सेमी। तो अब हमारे सामने शर्त यह है कि सीकर में सबसे शुष्कतम महीने की बारिश निकालें, और वो यदि 3 सेमी से ज्यादा है तो सीकर में एम लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो सीकर क्या, पूरे राजस्थान में भी कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें सबसे सूखे महीने में अगर वहां की वार्षिक वर्षा को अप्लाई करने के बाद में जो सूत्र का मान आता है उससे ज्यादा बारिश हो जाए। क्योंकि
एक दो महीने ऐसे आते हैं जब बारिश लगभग 0 सेमी रहती है और वो पूरे राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान में आपको कहीं भी एम लिखने का मौका नहीं मिलेगा। एफ तो पूरे इंडिया में ही कहीं नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हर महीने कम से कम 6 सेमी बारिश हो जाए। उसने शर्त लगा दी थी कि सबसे सूखे महीने में भी कम से कम 6 सेमी बारिश हो। तो इंडिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हर महीने 6 सेमी बारिश हो जाए। तो एफ इंडिया में नहीं लिखा जाता। एम की अगर बात करें तो एम इंडिया में लिख सकते हैं, लेकिन कहां? सिर्फ केरल में, राजस्थान में नहीं, सिर्फ केरल में लिख सकते हैं। तो ए के साथ में आप एफ और एम इन दोनों का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। किसके लिए? राजस्थान के लिए। बाकी पूरे विश्व का करते हैं तब तो कर ही सकते हैं। अगली बात है डब्लू का क्या मतलब है। ए के साथ में डब्लू लिख दिया तो देखिए इन दो स्मॉल लेटर का क्या मतलब है। डब्लू का मतलब तो है विंटर और एस का मतलब है समर। विंटर मानी सर्दी, समर मानी गर्मी। जो ऋतु सूखी हो उसका नाम लिखा जाता है। अगर ए के साथ में डब्लू लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विंटर ड्राई है, यानी शीत ऋतु कैसी है? शुष्क है। और यदि ए के साथ में एस लिखा है तो इसका मतलब क्या है? समर ड्राई है, अर्थात ग्रीष्म शुष्क है। तो इन दोनों में से एक स्थिति होगी, या तो सर्दी सूखी या गर्मी सूखी। अगर सर्दी सूखी है तो गर्मी में वर्षा, और गर्मी सूखी है तो सर्दी में वर्षा। अब आओ राजस्थान में। राजस्थान में ए जलवायु प्रदेश में ए के साथ में आप एफ नहीं लिख सकते, ए के साथ में आप एम भी नहीं लिख सकते। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, डब्लू और एस। मासिन राम मेघालय में है। इस कैटेगरी में, वो इस कैटेगरी में ए एफ में भी नहीं आ रहा है और ए एम में भी नहीं आ रहा है। ए एम तब लिखें जब उसने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले से ज्यादा वर्षा सबसे सूखे महीने में हो जाए। मासिन राम जब मानसून आता है तब भयंकर बारिश प्राप्त करता है, मानसून नहीं आता तब वो सूखा रहता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां डेली बारिश होती है। वहां मानसून आता है तो बारिश रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है। लेकिन जब ऋतु शुष्क है तो मासिन राम में बारिश नहीं होती, इसलिए इस कैटेगरी में वो नहीं आता है। उससे एरिया में हम चलेंगे तो वो सी जलवायु प्रदेश में आएगा, ए में आ ही नहीं रहा। ठीक है, ए में नहीं आ रहा है मासिन राम। तो इंडिया में आप एफ कहीं नहीं लिख सकते, एम लिख सकते हो, वो भी कहां? सिर्फ केरल में। राजस्थान के लिए आपके पास विकल्प हैं दो, ए के साथ में डब्लू लिखें या एस लिखें। कौन सा लिखोगे? हैं? एस तो कौन लिख रहे हो ना कोई? एस कौन से राज्य में लिखा जा सकता है? इंडिया का केवल एक राज्य है जिसमें आप एस लिख सकते हो, तमिलनाडु, जिसमें गर्मी सूखी रहती है और सर्दी में बारिश होती है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्व के मानसून से किसने वर्षा प्राप्त की? तमिलनाडु ने प्राप्त की थी। तो जो शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है, गर्मी में सूखा रहता है, उसमें एस लिखा जा सकता है। तमिलनाडु के अलावा इंडिया में कहीं भी एस नहीं आता है। बाकी एरिया में क्या आ सकता है? डब्लू आ सकता है। तो आप राजस्थान के लिए किसका प्रयोग कर सकते हो? ए के साथ में डब्लू का, यानी यहां पर विंटर ड्राई है और बारिश जितनी भी होती है वो किस में होती है? समर में होती है। ये ए प्रदेश, तो इस ए के साथ में क्या लिखा जाएगा? एस या डब्लू? आरिफ कौन लिखा है? इमु 80%। तान तो कोई भी अट्रैक्शन दिखना चाहिए, बस एक बाद में पढ़ाई भूल जाओ।
ए के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू। इस डब्ल्यू का मतलब क्या है? शीत ऋतु सूखी है और बारिश कब? गर्मी में होगी। तो इस जलवायु प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क रहती है। या आप ऐसे कह दें उष्ण कटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु। तो शीत शुष्क है, इसका मतलब वर्षा कब है? उसमें गर्मी की ऋतु में है, समर में होती है। तो ए के साथ में तो लिख दिया क्या? डब्लू। अब नंबर लेते हैं किसका? बी का। कोपेन ने कहा कि बी का मतलब आपने लिख दिया क्या? शुष्क, शुष्क जलवायु। लेकिन कोपेन ने कहा कि सूखा दो तरीके का होता है। दो तरीके का सूखा होता है, एक तो पूरा सूखा और एक आधा सूखा। डब्लू का मतलब तो है पूर्ण शुष्क, और एस का मतलब है अर्ध शुष्क। आप इसको ऐसे समझ लें, डब्लू का मतलब तो समझ लें होल, यानी पूरा, संपूर्ण, और एस का मतलब समझ लें सेमी, यानी आधा। सेमी एरिड आधा, आधा शुष्क, और ये हो गया क्या? पूरा शुष्क। लेकिन दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि ये डब्लू और ये एस क्या है? कैपिटल लेटर है, और ये डब्लू और ये एस स्मॉल है। तो स्मॉल डब्लू और स्मॉल एस का मतलब तो होता है विंटर ड्राई और समर ड्राई। लेकिन कैपिटल डब्लू और कैपिटल एस का मतलब होता है पूरा सूखा और आधा सूखा। अब राजस्थान में आइए, ये जो पूरा प्रदेश है, इस प्रदेश को यदि देखा जाए तो इसमें पूरे में एक जैसी शुष्क जलवायु नहीं है। आप जैसलमेर को देखें और आप सीकर को देखें, दोनों में आपको एक जैसी जलवायु की स्थितियां नहीं मिलती। एक पूरा सूखा होगा और एक आधा सूखा होगा। पूरा सूखा कौन सा हो सकता है? हैं? जैसलमेर। और आधा सूखा? तो बी प्रदेश को दो भागों में बांट सकते हो, एक में पूर्ण शुष्क और एक में अर्ध शुष्क। तो कैपिटल डब्ल्यू कौन से में लिखा जाएगा? इसमें तो लिखा जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, और इसमें लिखा जाएगा कैपिटल एस। उसके बाद में कोपेन ने कहा कि ये जो पूर्ण शुष्क हो चाहे अर्ध शुष्क हो, ये जो शुष्क जलवायु होती है या जो मरुस्थलीय जलवायु हो सकती है, ये मरुस्थल दो टाइप के होते हैं, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल तो राजस्थान में है ही, पता ही है। ठंडा मरुस्थल आप देखते हैं तो साइबेरिया के एरिया की ओर चलोगे, मंगोलिया, वो सब कैसे मरुस्थल हैं? ठंडे मरुस्थल। तो दो छोटे अल्फाबेट उसने और काम में लिए, क्या? के और एच। एच का मतलब तो है हॉट, यानी गर्म, और के का मतलब है कोल्ड, यानी ठंडा। समझ में हम के जाए तारो? ते COLD पढ़ रहा क्यों दिखा है? हाँ तो गलत पढ़ो। आपने जो इंग्लिश में COLD लिखा है, चूंकि कोपेन जर्मनी का है और जर्मनी में कोल्ड को कैसे लिखते हैं? ये जर्मन लैंग्वेज में ठंडा है और ये अंग्रेजी भाषा में ठंडा है। बात वही है, वो काल्ट बोलते हैं, आप कोल्ड बोल रहे हो, थे अंग्रेज रहेगा, वो जर्मन हो। है? तो काल्ट का मतलब ठंडा है, और काल्ट से उसने क्या ले लिया? के। एच का मतलब हॉट है, और एच से मतलब हुआ किसका? गर्म। राजस्थान वाला मरुस्थल गर्म है या ठंडा है? गर्म है। तो आपको के पचड़े में नहीं पड़ना है, आपको मतलब रखना है सिर्फ किससे? एच से। एच का मतलब क्या है? गर्म। स्मॉल एच का उसने प्रयोग किया, और एच का मतलब है गर्म मरुस्थल। तो BW के साथ में एच का प्रयोग करें और BS के साथ में एच का प्रयोग करें,
तो क्या प्रदेश बनेगा? एक तो बना BWH और एक बना BSH, यानी ये जो दोनों मरुस्थल हैं ये दोनों ही कैसे हैं? गर्म है। H आएगा दोनों में, एक BWH और एक BSH। अब ए प्रदेश में की थी वो बात वापस करो, यहां सर्दी शुकी है या गर्मी? हाँ, सर्दी शुकी है। बारिश थोड़ी बहुत होती है, वो कब होती है? गर्मी में होती है। तो यहां W आएगा या S आएगा? हाँ, W। बड़ा या छोटा? तो दो प्रदेश बने क्या? BWHW, BSHW। बी का मतलब क्या? शुष्क जलवायु। W का मतलब पूर्ण शुष्क। H का मतलब गर्म। W का मतलब शीत ऋतु शुष्क। गर्म मरुस्थलीय जलवायु जिसमें शीत ऋतु पूरी तरीके से शुष्क हो, यह मतलब है इसका। और दूसरा इसमें चलते हैं। बी का मतलब है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु से ही है। एस का मतलब अर्ध शुष्क। तो ये अर्ध शुष्क या अर्ध मरुस्थलीय गर्म जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क रहती है, यानी दोनों ही मरुस्थलीय जलवायु है जो गर्म प्रकार की है और जिनमें शीत ऋतु शुष्क रहती है। लेकिन ये पूर्ण मरुस्थलीय जलवायु है और ये अर्ध मरुस्थलीय। तो ये पूर्ण मरुस्थलीय गर्म जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क है, और ये अर्ध मरुस्थलीय गर्म जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क है। तो ये दो प्रदेश बने BWHW और ये बना BSHW। उसके बाद में कोपेन ने अगला नंबर लिया सी प्रदेश का। उसने कहा सी प्रदेश में यदि साल भर बारिश होती है तो सी के साथ में लिख दो F। यदि सी प्रदेश में सर्दी शुकी रहती है तो सी के साथ में लिख दो W। और यदि गर्मी शुकी रहती है तो सी के साथ में लिख दो S। अब बताओ इन तीनों में से आपको सी के साथ में क्या लिखना चाहिए? F लिखोगे, W लिखोगे या S लिखोगे? हैं? W। सारा सहमत हो? तो सी के साथ में क्या लिखा जाएगा? W लिखा जाएगा। तो राजस्थान के इस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में यहां जो सी प्रदेश है, इसे सी के साथ में क्या लिखना है? स्मॉल W। फिर कोपेन ने सी प्रदेश में यह कहा कि जहां वर्षा ऋतु से पहले बहुत तेज गर्मी पड़ती है वहां पर आप एक अल्फाबेट और प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? स्मॉल G। G का मतलब क्या है? वर्षा ऋतु से पहले तीव्र ग्रीष्म काल आए, जैसा कोपेन ने बताया जैसा भारत में गंगा के मैदान में आता है। गंगा का मैदान मतलब भारत का उत्तरी मैदान, जिसमें मानसून के आने से पहले बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो यदि कहीं वर्षा ऋतु से पहले बहुत तेज ग्रीष्म काल आए तो वहां पर क्या लिख देना है? G लिख देना है। तो G का मतलब कोपेन ने तो बताया था गंगा तुल्य जलवायु, यानी गंगा के मैदान में जैसी पाई जाती है वैसी। आप इस G को ऐसे भी याद कर सकते हो कि वर्षा से पहले गर्मी, G फॉर गर्मी, GARMI। या ऐसा कहते हैं कि वर्षा ऋतु से पहले इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि जिसमें G निकल जाता है, इसलिए यहां पर कोपेन ने क्या लिख दिया? G लिख दिया। तो G का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, इसलिए CW प्रकार की जो जलवायु है उसके साथ में एक स्मॉल अल्फाबेट और प्रयोग कर सकते हैं, क्या? G। ये कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हुआ। इसका रिजल्ट आपके सामने ये आया है कि राजस्थान के मानचित्र पर आपको 4 जलवायु संकेतों का नाम ध्यान में रखना है। अब आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है? ये तो सारी बातें इसकी पृष्ठभूमि में थी, ये कैसे बनेगा इसके लिए हमने ये सब सीखा है। बना क्या है? दक्षिणी राजस्थान में AW, पश्चिमी राजस्थान में BWHW,
और अरावली के सहारे इस पट्टी में BSHW, पूर्वी राजस्थान में CWG। AW का मतलब क्या? उष्ण आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क है। BWHW का मतलब पूर्ण गर्म मरुस्थलीय जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क है। BSHW का मतलब अर्ध मरुस्थलीय गर्म जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क है। CWG का मतलब मध्य अक्षांशीय या मध्य तापीय उपार्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क है, जैसी गंगा तुल्य मैदान में पाई जाती है वैसी ये जलवायु प्रदेश हुए। अब आपको यह पूछा जाता है निम्न में से कौन से जिले में BWHW जलवायु नहीं पाई जाती है, कौन से जिले में AW पाई जाती है, कौन से जिले में CWG पाई जाती है। तो एरिया देख लो। AW के अंतर्गत है डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, आधा कोटा है और 12 झालावाड़ है। तो क्या है? 12 झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, उदयपुर का दक्षिणी भाग और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये पूरे। अब आते हैं इस BWHW में। यहां क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर से ऊपर चलेंगे यहां बीकानेर, बीकानेर से ऊपर चलेंगे यहां गंगानगर और हनुमानगढ़। चूरू जिले का थोड़ा सा पश्चिमी भाग भी इसमें आता है। जोधपुर जिले का थोड़ा सा पश्चिमी भाग भी इसके अंतर्गत आता है। इसके नीचे चलेंगे तो नेक्स्ट है कौन सा? BSHW। यहां है बाड़मेर। जैसलमेर का भी दक्षिणी किनारा है। फिर कौन सा? बाड़मेर है। बाड़मेर के अलावा जालोर, ऊपर चलेंगे पाली, फिर जोधपुर, फिर नागौर, फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सब इस क्लाइमेटिक रीजन में आएंगे। अब अभी जो पीछे RS प्री एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो उसने पहला ऑप्शन लिखा BWHW और इसके सामने नाम दिया हुआ था बाड़मेर। दूसरा उसने लिखा BSHW और इसके सामने लिखा हुआ था गंगानगर। है कौन सा सही है? है ये दोनों ही गलत है। उसने 4 जोड़े बनाए थे, उनमें से ये 2 जोड़े गलत थे, बाकी के 2 जोड़े सही थे। नीचे पूछा था उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है, तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, तीसरा चौथा। जैसे CWG में एक जिला यहां से लिख दिया और AW में एक यहां से लिख दिया था, तो ये तो सुमेलित थे, और ये जो दोनों दिए वो असुमेलित दे दिए। और डिफरेंस भी कितना माइनर किया कि BWHW में यहां से बाड़मेर दे दिया और BSHW के सामने यहां से गंगानगर लिख दिया। अब आपने जो इससे पहले वर्गीकरण पढ़ा था, कौन सा? वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर, तब आपने यहां पढ़ा था शुष्क और इस एरिया में पढ़ा था अर्ध शुष्क। और एस का मतलब क्या है? अर्ध शुष्क ही है। तो वर्षा के वितरण के आधार पर तो गंगानगर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में था, लेकिन कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बनता है वो गंगानगर में नहीं है। अब यही माइनर सा डिफरेंस है। और हमने एक जगह वर्गीकरण पढ़ लिया कि अर्ध शुष्क में कौन कौन से हैं, तो उसमें आपने पढ़ लिया बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यही लिखे थे हमने कल अर्ध शुष्क में। और उसने पूछ लिया कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अर्ध शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु में निम्न में से कौन से जिले हैं, तो आप उसी अर्ध शुष्क को अप्लाई मत कर देना। कोपेन ने लाइन यहां से खींच दी है। कोपेन ने तो नहीं खींची थी, उसको तो पता ही नहीं था राजस्थान में कैसी जलवायु है। उसने तो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था, हमने उसको राजस्थान पर अप्लाई किया तो इस एरिया में BWHW मिली और इस एरिया में BSHW मिली। अगला प्रकार देखें CWG जलवायु, ये कहां पर है, तो एरिया देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
करौली, सवाई माधोपुर, ऊपर जयपुर, दौसा, आगे चलेंगे तो यहाँ पर टोंक, अजमेर, नीचे इधर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा का ऊपरी भाग, चित्तौड़गढ़ का ऊपरी भाग, उदयपुर और सिरोही। सिरोही जिले का अधिकांश भाग इसमें आ गया है। थोड़ा सा हिस्सा तो इसमें रह जाता, बाकी अधिकांश इसमें आ गया। तो ये सारे जिले आते हैं राजसमंद वगैरह CWG जलवायु प्रदेश में। यहां से बहुत बार यही प्रश्न आता है कि कौन सा जिला कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो उसने कैसे वर्गीकरण किया वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें वर्गीकरण में अल्फाबेट का मतलब पता हो जाना चाहिए। सवाल पूछेगा AW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो आपके दिमाग में AW नाम आते ही दक्षिणी राजस्थान आना चाहिए। उसके बाद में आप दूसरी स्टेप पर चलोगे कि कौन कौन से जिले हैं। BW HW नाम आते ही आपके दिमाग में पश्चिमी राजस्थान आना चाहिए। CWG नाम आते ही आपके दिमाग में पूर्वी राजस्थान आए। BSHW नाम आते ही आपके दिमाग में अरावली के पश्चिम वाला और पश्चिमी शुष्क प्रदेश के बीच वाली पट्टी आ जानी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर रहा है इस मैप के ऊपर। तो ये है कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब लिखिए, लिखिए कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में प्रारंभ में वनस्पति प्रदेशों को आधार मानकर जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया तथा बाद में तापमान तथा वर्षा के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए इन जलवायु प्रदेशों का सीमांकन व उपविभाजन किया। इन जलवायु प्रदेशों का सीमांकन व उपविभाजन किया। तो आगे चलकर इनमें जो AF, AM, AW, AS ऐसा जो वर्गीकरण उसने किया, उसमें किसको बेस बना लिया? वर्षा को। इनको प्रदेशों को सीमांकित करने के लिए किसको आधार बना लिया? तापमान को। ये बेस बनाने के बाद में अब हम पहली बात देखें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक उसने कुल जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी बताई? 5। लिखिए, कोपेन ने भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ध्रुवों तक 5 बड़े जलवायु प्रदेश बताए हैं। 5 बड़े जलवायु प्रदेश बताए हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCDE से प्रदर्शित किया है। ABCDE से प्रदर्शित किया है।
अब इनका अर्थ क्या है? जिनका अर्थ निम्न है, जिनका अर्थ निम्न है। पहला नाम लिखिए ए। ए, चाहे तो आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हुए ऐसे ग्लोब के ऊपर ये नाम लिख लें। ए, और ए के सामने लिख लीजिए क्या? उष्ण आर्द्र। ए के सामने लिखिए उष्ण आर्द्र। अगला नाम लिखिए बी। बी के सामने लिखिए शुष्क, शुष्क जलवायु। ये उष्ण आर्द्र जलवायु और ये कैसी? शुष्क जलवायु। तीसरा नाम लिखिए सी, मध्य तापीय उपार्द्र जलवायु। मध्य तापीय उपार्द्र जलवायु। चौथा लिखिए डी। डी के सामने लिखिए सूक्ष्म तापीय जलवायु। सूक्ष्म तापीय या शीत जलवायु भी नाम आ जाता है केवल। और पांचवा लिखिए ई। ई के सामने लिखिए ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु। अब राजस्थान में इनमें से केवल आपके कितने अल्फाबेट काम आएंगे? 3। डी और ई आपके काम नहीं आएगा। राजस्थान में इनमें से 3 जलवायु प्रदेश बन सकते हैं। कौन से? ए, बी और सी। दक्षिणी राजस्थान में ए, पश्चिमी राजस्थान में बी और पूर्वी राजस्थान में सी। तो लिखिए नीचे, इन 5 जलवायु प्रदेशों में से, इन 5 जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में 3 जलवायु प्रदेश बन सकते हैं। 3 जलवायु प्रदेश बन सकते हैं। नीचे लिखिए दक्षिणी राजस्थान में और इसके सामने लिख लीजिए ए जलवायु। दक्षिणी राजस्थान में कैसी मिल सकती है? ए। अगला नाम लिखिए पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में बी जलवायु। और तीसरा नाम लिखिए पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में सी जलवायु। पूर्वी राजस्थान में सी जलवायु। उसके बाद कोपेन ने इन बड़े जलवायु प्रदेशों का उप विभाजन किया, और उप विभाजन किया तो उसमें कुछ छोटे और बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का और भी प्रयोग किया। ए को भी उसने 4 भागों में बांटा, लेकिन आपके काम सिर्फ ये एक आया। बी को उसने 2 भागों में बांटा, वो दोनों बने। सी को भी उसने 3 भागों में बांटा, जिसमें से आपके एक काम आया। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आपको ऐसी बात नहीं पूछी जाएगी कभी भी, लेकिन आप मैप पर AW, BW, HW, BSHW, CWG लिखोगे तो उनका मतलब क्या है, वो मतलब हमें समझाता है कौन सा? ये सारा चार्ट। तो नीचे लिखिए अगला बिंदु। इसके बाद कोपेन ने बड़े जलवायु प्रदेशों को उपभागों में विभक्त किया। उपभागों में विभक्त किया जो निम्न है। अब सबसे पहले देखिए ए का उसने कितने भागों में विभाजन किया? 4 में। क्या क्या बनाए? AF,
AM, AW, AS। राजस्थान के लिए काम कौन सा आया? AW। ऐसे ही बी में उसने W और S का प्रयोग करते हुए दो बनाए। तो पहले ए का विभाजन लिख लीजिए, ए के सामने FM, W और S का प्रयोग। ए के सामने FM, W और S का प्रयोग करेंगे तो क्या बना? AF, AM, AW और AS। AF का मतलब साल भर वर्षा, AM का मतलब मानसूनी जलवायु, AW का मतलब शीत शुष्क जलवायु और AS का मतलब ग्रीष्म शुष्क जलवायु। ठीक इसी तरीके से बी का विभाजन कीजिए। बी में उसने दो अल्फाबेट लिए, सबसे पहले कैपिटल W और कैपिटल S। कैपिटल W का मतलब पूर्ण शुष्क और कैपिटल S का मतलब अर्ध शुष्क। लेकिन पूर्ण शुष्क को चाहे अर्ध शुष्क को, राजस्थान में ये जलवायु मिलती कैसी है? गर्म। तो BW के साथ H का प्रयोग BWH और BS के साथ H का प्रयोग क्या हुआ? BSH। इसी तरीके से राजस्थान में आपको काम में लेना है तीसरा प्रदेश कौन सा? सी। सी को उसने विभक्त किया किसमें? CF, CW और CS। अब यहां पर FWS के हमने मतलब नहीं लिखे हैं, लिखे नहीं है, लेकिन मतलब वही है। F का मतलब साल भर वर्षा, W का मतलब शीत शुष्क और S का मतलब ग्रीष्म शुष्क। इनका मतलब वही है। वहां भी आप देख रहे थे क्या? साल भर वर्षा मतलब है इसका। इसका मतलब है शीत शुष्क और इसका मतलब है ग्रीष्म शुष्क। तो हमें इसमें से काम कौन सा आएगा? W। और एक छोटे अल्फाबेट का और प्रयोग किया जिसका नाम है क्या? G। जिसका मतलब है गंगा के मैदान में जैसी जलवायु है कि वर्षा ऋतु आने से पहले तीव्र ग्रीष्म काल रहता है, ऐसी जलवायु यदि कहीं है तो वहां पर g लिखना होता है। तो हमें ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इसमें किसी अल्फाबेट का मतलब क्या है ये बात हमको नहीं पूछेगा। हमें डायरेक्ट जलवायु प्रदेश का ही प्रश्न पूछेगा। लेकिन वो याद रखने के लिए हमें इसके वर्गीकरण को समझना जरूरी था, इसलिए हमने इन सब का यहां मतलब देखा है। अब आपको इसी वर्गीकरण को अप्लाई करना है किस पर? राजस्थान के मानचित्र पर। और राजस्थान के जलवायु प्रदेश आपको यहां पर दिखाने हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश। चलिए लिखना शुरू कीजिए, बना लिया तो। सबसे पहला प्रदेश लिखिए AW। AW। और इसके सामने लिखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु।
ब्रैकेट में लिख लीजिए शीत शुष्क, शीत शुष्क। इस टाइप की जलवायु अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाई जाती है। तो कोपेन ने एडब्ल्यू टाइप की क्लाइमेट को दूसरा नाम क्या दिया था? सवाना जलवायु भी नाम दिया था। तो उष्ण कटिबंधीय आप इसको सवाना प्रकार की जलवायु भी कह सकते हैं। सामान्य नाम तो क्या है इसका? उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें कौन सी ऋतु शुष्क है? शीत ऋतु शुष्क है। या हम इसको कह सकते हैं कौन सी? सवाना जलवायु। क्षेत्र लिखिए। 12 झालावाड़, 12 झालावाड़, दक्षिणी कोटा, दक्षिणी कोटा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। इस एरिया में पाई जाती है किस टाइप की क्लाइमेट? एडब्ल्यू प्रकार की उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शीत शुष्क या सवाना जलवायु हम इसको कह सकते हैं। इस एरिया में वर्षा की मात्रा देखी जाए तो लगभग 80 सेंटीमीटर से ज्यादा रहती है, जो कि आपको अति आर्द्र प्रदेश में भी मिली थी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला या सबसे ज्यादा आर्द्र प्रदेश की श्रेणी में यह आता है। तो वार्षिक वर्षा की मात्रा लिख सकते हैं। कोपेन का जो आधार था उसमें उसने मार्केशन तापमान और उसके बाद में फिर वर्षा के आंकड़ों के आधार पर किया था। तो इसमें लिख लीजिए वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा 80 सेमी से अधिक, वार्षिक वर्षा 80 सेमी से अधिक। दूसरा जलवायु प्रदेश लिखिए एडब्ल्यू के बाद में, BWHW, BWHW। लिखिए इसके सामने उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु, ब्रैकेट में लिखिए शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क। एरिया अगर देखा जाए तो कौन कौन से जिलों में आपको ये मिलती है? लिखिए क्षेत्र, क्षेत्र जैसलमेर, जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर,
बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तथा पश्चिमी चूरू का आंशिक भाग, पश्चिमी चूरू का आंशिक भाग, थोड़ा सा भाग। इस एरिया में यदि वर्षा की मात्रा देखी जाए तो इसमें पश्चिमी भागों में तो बहुत कम होती है, 5-10 सेंटीमीटर से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर इधर चलते हैं तो कुछ मात्रा बढ़ती जाती है और ये लगभग 35 सेमी तक वर्षा इस एरिया में मिलती जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रेंज है वार्षिक वर्षा की वो 10 से 35 सेमी के बीच में लगभग मिलती है। लिखिए, वार्षिक वर्षा 10 से 35 सेमी। कुछ एक एरिया में 30 से ऊपर है, बाकी तो 20 सेमी से कम वर्षा वाला ही एरिया है, यहां थोड़ी सी आपको ठीक मिल जाती है। BWHW प्रदेश से थोड़ा हम इस तरफ चलेंगे तो ये वाला हिस्सा आता है कौन से में, BSHW। लिखिए अगला जलवायु प्रदेश BSHW। लिखिए उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क गर्म जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क गर्म जलवायु, और ब्रैकेट में लिख लीजिए शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र अगर देखा जाए कौन सा आता है तो थोड़ा सा जैसलमेर का दक्षिणी भाग यहां से शुरू होगा, उसके बाद में बाड़मेर और जालोर, ऊपर चलेंगे पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये सब एरिया आएगा किसमें, BSHW। लिखिए क्षेत्र दक्षिणी जैसलमेर, दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, पाली, पाली, जोधपुर, जोधपुर, नागौर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये सब आते हैं कौन से जलवायु प्रदेश में, BSHW में। वर्षा की मात्रा अगर देखी जाए तो इस एरिया में यहां तक तो वर्षा बहुत कम है, यहां तो आप चलेंगे तो 10-15 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इस भाग में आएंगे तब तक यहां वर्षा की मात्रा 50 सेमी तक हो जाती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो 20 से लेकर 50 सेमी के बीच वर्षा मिल जाती है। लिखिए वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेमी, 20 से 50 सेमी। कुछ एक इन भागों में 20, 25, 30 है, बाकी इधर चलते ही 40 से 50 सेमी तक हो जाती है। चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है कौन सा, CWG।
CWG इसके सामने लिखिए। उष्ण कटिबंधीय उपार्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय उपार्द्र जलवायु, ब्रैकेट में लिखिए शीत ऋतु शुष्क। शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वैसे अब जो भी क्षेत्र बच गया वो सारा किसमें है? CWG में ही है। और पूर्वी राजस्थान से चलकर दक्षिण पश्चिम तक की इस पट्टी में, इस पूरे में क्या है? CWG। लिखिए क्षेत्र अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। ये सारा एरिया इसमें आता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग AW में और बाकी सारा CWG में ऊपर वाले हिस्से में रहता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा देखी जाए तो यहां 50 सेमी से अधिक होते होते इस एरिया में आएंगे तो 80 सेमी से भी अधिक हो जाती है। तो एवरेज देखा जाए तो 50 से 80 सेमी के बीच रहती है। लिखिए। हाँ, अच्छा बूंदी बच गया एक बीच में। लिखिए बूंदी भी और कोटा का थोड़ा सा उत्तरी भाग भी। बूंदी और साथ में ये लिख लीजिए उत्तरी कोटा। अधिकांश कोटा तो AW में ही है, उत्तरी भाग उसका थोड़ा सा जो बूंदी से लगता हुआ है वो CWG। और तो कौन बच्चों ने कोई सो पूरा 33 होगा क्या? हाँ। वार्षिक वर्षा लिख लीजिए 50 से 80 से। ये कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। आपको किसी जलवायु प्रदेश का नाम देकर जिला पूछेगा, या हो सकता है किसी जलवायु प्रदेश की विशेषता पूछ ले, या किसी एरिया का नाम देकर ये पूछ ले कि इस एरिया में कौन से टाइप की जलवायु पाई जाती है। जैसे 2-3 जिलों का समूह दे दिया, या ऐसे लिख दिया राजस्थान में हाड़ौती पठार पर जलवायु पाई जाती है AW, CWG, BWHW, BSHW। तो हाड़ौती पठार अधिकांश किसके अधीन है? AW के अधीन है। वागड़ एरिया में कौन सी पाई जाती है ऐसे पूछ ले। घग्गर मैदान में कैसी पाई जाती है? BWHW। गोडवार बेसिन में कैसी जलवायु है? BSHW। मेवात क्षेत्र में कैसी है? तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आपने कोपेन का वर्गीकरण देखा है, ये यदि आपको आता है तो आपको इसके साथ ही एक व्यक्ति का और आ गया, और उसका नाम है ट्रिवार्था। थॉर्नेट नहीं, उसका तो अलग है। जिसको कोपेन का आता है उसको ट्रिवार्था का भी आता है, सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है।
त्रिवार्था के अनुसार जलवायु प्रदेश। आपने पश्चिमी राजस्थान के इन भागों में यहां जलवायु इस एरिया में BWHW ली थी, यहां पर ली थी कौन सी? BSHW। इस एरिया में हमने ली थी कौन सी? CWG। और इस एरिया में रखा था कौन सा? AW। तो देखिए त्रिवार्था ने क्या चेंज किया है, BWHW इसको लिखा है BWH, इसको उसने लिखा है BSH, कोई चेंज नहीं। इसको त्रिवार्था ने लिखा है AW, जो कोपेन ने लिखा था वही। ये जो CWG था आपका, उसको उसने लिखा है CAW। तो यदि आपको कोपेन का आ रहा है तो त्रिवार्था में कोई खास चेंज नहीं है। BWHW और BSHW सेम है, केवल इसने अपने प्रदर्शन में उन शीत शुष्क वाले W को प्रदर्शित नहीं किया, बाकी बात सेम है। दक्षिणी राजस्थान में दोनों के वर्गीकरण में क्या है? AW है, यहां कोई चेंज नहीं है, यहां पर सिर्फ स्मॉल W हटाया है। इस वाले एरिया में CWG था, तो C भी है और W भी है, दोनों का मतलब वही है। G काम में नहीं लिया, इसने लिया है स्मॉल a। वैसे ये स्मॉल a भी इसने कोपेन के वर्गीकरण से ही लिया है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में स्मॉल a का प्रयोग किया था कुछ प्रदेशों में, ऐसा एरिया जहां पर 4 महीने से ज्यादा ग्रीष्म ऋतु रहती है, वहां पर उसने क्या लिखा था? स्मॉल a। तो त्रिवार्था ने कहा यहां रहती है ना 4 महीने से ज्यादा ग्रीष्म ऋतु। C प्रदेश में कोपेन ने स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ऐसे अल्फाबेट और लिए थे, और हमने तो 2 4 5 की बात की है, उसने अभी 15-20 टाइप के और छोटे स्मॉल अल्फाबेट काम में लिए थे। वो जलवायु वर्गीकरण हमें नहीं पढ़ना है। उसने एक स्मॉल a काम में लिया था, जिसका मतलब ये था कि 4 महीने से ज्यादा यदि गर्मी की ऋतु रहती है तो उसमें क्या लिख सकते हो? छोटा a, स्मॉल a लिख सकते हो। तो त्रिवार्था ने उसी बात को अप्लाई करके यहां पर क्या लिख दिया है? स्मॉल a। तो केवल आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, कोपेन में AW यही था, त्रिवार्था में भी AW यही है। कोपेन में ये BWHW और ये BSHW था, यहां भी कोई खास फर्क नहीं है, केवल W लिखा नहीं। इस एरिया में कोपेन ने लिखा था CWG और इसने क्या लिखा है? CAW। A कैसा है? छोटा है। A कैसा है? छोटा है। बड़े वाला A नहीं है, छोटे वाला A, CAW। क्योंकि थॉर्नवेट के वर्गीकरण में भी एक CAW आएगा, लेकिन उसका A कैसा होगा? बड़ा होगा, और इसका A कैसा है? छोटा है। तो केवल चित्र में लिख लीजिए त्रिवार्था के अनुसार जलवायु प्रदेश। जलवायु वर्गीकरण में आपके पास याद करने के लिए सामग्री ज्यादा नहीं होती है। कोपेन में से याद क्या करना है? केवल मानचित्र ध्यान में रहना चाहिए, और सबसे लास्ट में हमने लिखा ना AW में ये जिले हैं, BWHW में ये है, BSHW में ये जिले हैं, और CWG में ये है। प्रश्न इसी चीज का आता है। हमने उसका पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है कि उसने A का मतलब क्या बताया, F का मतलब क्या बताया, W का क्या मतलब बताया, वो हमारे समझने के लिए है सिर्फ। जो प्रश्न किया जाता है वो कभी भी उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का यहां से नहीं किया जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी में यदि वो प्रश्न आपको करता है तो सीधा किसी जलवायु प्रदेश का ही पूछेगा, या एरिया का नाम देकर जलवायु प्रदेश का नाम पूछ लेगा कि यहां पर किस टाइप की जलवायु पाई जाती है। जलवायु के आपके इस टॉपिक में 2 प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला प्रश्न मावट, और अगर वो नहीं आया तो यही आएगा क्या? जलवायु वर्गीकरण।
और उसमें भी ज्यादा चांस है कोपेन का। थॉर्नवेट को तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसने फालतू में डिस्टर्ब कर दिया, एक ही याद करना था और एक खिला के फंसा दिया, तो समस्या होती है ना। तो ज्यादातर परीक्षाओं में कोपेन का पूछते हैं। थॉर्नवेट का भी हम वर्गीकरण देखेंगे, उसने भी 4 ही प्रदेश बनाए हैं और आपके लिए सुविधा ये कर दी है थॉर्नवेट ने कि उसने भी ABCD ही काम में ली है। तो एक तरीके से तो ये आसानी ये हो गई कि इसमें भी ABCDE याद करने और उसमें भी ABCDE ही याद करने। लेकिन ये पूछ ले कि कोपेन के अनुसार ये जलवायु कहाँ और थॉर्नवेट के अनुसार ये कहाँ, तो अल्फाबेट तो एक जैसे ही है लेकिन एरिया अलग अलग है। आप जहां BWHW लिख रहे हो वहां थॉर्नवेट E लिखेगा, तो समस्या होगी। तो वो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सिस्टम और समझना है। थॉर्नवेट की बात कल करते हैं।